कंसल्टेशन सीधी सामने होनी चाहिए। कंसल्टेशन ध्यान रखना, सीधी सामने होनी चाहिए, बोलना नहीं है किसी को भी। टुडे टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, इस टॉपिक की बात करेंगे। ये टॉपिक हमारा काफी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते हमारी कई चीजें क्लियर होती हैं। जैसे नंबर 1 पे हमारा क्लियर होता है अलजेब्रा, नंबर 2 पे हमारी क्लियर होती है ज्योमेट्री, और नंबर 3 पे हमारा क्लियर होता है कैलकुलेशन। ये 3 चीजें तो ये चैप्टर देखे ही जाता है हमारे। नंबर फर्स्ट पे अलजेब्रा, नंबर 2 पे हमारी ज्योमेट्री, नंबर 3 पे हमारी कैलकुलेशन। ये टॉपिक जो है, ये तीनों के 3 टॉपिक हमारे एक ही चैप्टर से क्लियर हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? अब इस चैप्टर को हमें पढ़ने के लिए हमें 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया गया था, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम में जब हम 9th क्लास में थे, हमने पढ़ा था कि नंबर्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया था, किस तरीके से डिवाइड किया गया था। हमने किस किस तरीके के नंबर पढ़े थे। हमने नेचुरल नंबर भी पढ़े थे, होल नंबर भी पढ़े थे, इंटीजर भी पढ़े थे, काफी सारे नंबर पढ़े थे। तो उन नंबर्स का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था 9th क्लास में। वही नंबर हमारे 10th क्लास में आते हैं, वही नंबर हमारे अब जाकर 11th क्लास में आते हैं। अब ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर, 11th क्लास के लिए तो है ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये IIT के लिए, NDA के लिए, और हमारा जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसके लिए काफी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से कई सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और ये एक टॉपिक ऐसा भी रिसर्च लेवल वाला टॉपिक भी है। इस टॉपिक में जितनी कंसल्टेशन होगी उतना बेटर होगा, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना है। हमें थोड़ा सा 9th क्लास का, थोड़ा सा 10th क्लास का डिस्कशन करना है। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। केवल हमें ये चीज सीखनी कि 9th क्लास में हमने क्या 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 अर्न किया था। अर्न यहाँ पैसा कमाना नहीं है, यहाँ समझना है कि हमने क्या क्या अपनी नॉलेज में इन्वेस्टमेंट की, क्या क्या हमने पढ़ा 9th क्लास में, 10th क्लास में क्या क्या चीज हमने पढ़ी, उसके बारे में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम 9th क्लास में। 9th क्लास में जो हमारा नंबर सिस्टम था, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो हमने क्लासीफाई किया था वो किया था हमने नेचुरल नंबर। क्या क्लासीफाई किया था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हमने डिनोट करा था कैपिटल N से। अब ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? काउंटेबल नंबर, टोटल काउंटेबल नंबर, जैसे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। लेकिन इसके बाद में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने होल नंबर। क्या पढ़ा था? होल नंबर पढ़ा था। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से, जिसमें 0 भी काउंट करते हैं हम। 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये नंबर हमने पढ़े। फिर इसके बाद जो हमने पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से भी पहले हमने पढ़े थे इंटीजर्स पढ़े थे। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नेगेटिव में होते हैं, जैसे माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक। ये जो नंबर हमने पढ़े थे ये माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि प्लस इन्फिनिटी तक, ये चीज क्या कहलाती है? हमारी इंटीजर कहलाती है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था, इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं?
जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, बट Q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम ये लिख सकते हैं जैसे 2/3 -2/5 या 3/11 या फिर -20/3, कुछ भी हो सकता है समथिंग जो P बटे Q की फॉर्म में हो, जो न्यूमिनेटर और डोमिनेटर की फॉर्म में हो, यानी कि जो अंश बटे हर की फॉर्म में हो, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, दुनिया के अंदर अगर कोई भी कोई भी नंबर है P अपॉन Q की फॉर्म में है तो वो नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं हमारे पास, कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी हैं। जब हमने पढ़ा था तो कुछ अपवाद भी निकल के आए थे। जैसे नंबर आया था हमारे पास √2, नंबर आया था हमारे पास √3, नंबर आया था हमारे पास √5। ठीक है, अब ये नंबर निकल के आते हैं हमारे पास, लेकिन इन नंबर्स के अपोन में 1 तो है। जैसे हमने अभी बताया कि दुनिया का कोई सा भी नंबर है जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो। P अपॉन Q की फॉर्म का क्या मीनिंग है कि जो अंश बटे हर के रूप में हो, जैसे 2/3 है, P अपॉन Q की फॉर्म में है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जैसे दूसरा नंबर ले लिया हमने 5/1, 5/1। अब ये 5/1 भी तो P अपॉन Q की फॉर्म में है कि नहीं? अब ये 5/1 P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो इसी टाइप से √2 और √3, √5 इनके भी तो अपोन में 1 हो सकता है। ये भी तो P अपॉन Q की फॉर्म में हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि ये √2, √3, √5 क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। हमने प्रूफ भी किया था, हमने इन्हें माना था कि ये एक परिमेय संख्या हो सकती है, रेशनल नंबर हो सकता है। अपोजिट कल्पना की थी हमने, अपोजिट इमेजिन किया था कि ये रेशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन हमारी जो कल्पना थी, जो हमने इमेजिन किया, वो चीज सब क्या हुई? गलत सिद्ध हुई, है ना। लेकिन ये नंबर क्या कहलाएंगे? फिर ये नंबर कहलाएंगे हमारे इरेशनल नंबर। क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में ना हो। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इरेशनल नंबर के लिए √2 है, √3 है, √5 है। ठीक है, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी डीपली हम बाद में करेंगे, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में ज्यादा समझना हमें। ठीक है, इसके बाद इरेशनल नंबर के बाद हमने पढ़े थे रियल नंबर। क्या पढ़े थे हमने? रियल नंबर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 10th क्लास में भी पढ़ाया था कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर, दुनिया के अंदर कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी XYZ नंबर हो, दुनिया के अंदर कोई सा भी नंबर हो, अगर हम उस नंबर का क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। कोई सा भी नंबर है दुनिया के अंदर, अगर हम उसका क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। बात को समझिए कि दुनिया के अंदर कोई सा भी नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं और आंसर हमारा पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है, आंसर हमें कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? हमारे रियल नंबर कहलाएंगे। अब जैसे कोई भी नंबर है हमारे पास, हमने उसका स्क्वायर किया और आंसर हमें प्लस में मिलता है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? हमारा रियल नंबर कहलाएगा। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाती है हमारे पास कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर नंबर कैसा मिलना चाहिए? पॉजिटिव मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमारे पास +4 आएगा। आंसर हमारे पास कैसा आएगा? +4 आएगा, प्लस का फाइंड होगा। तो ये हमारे पास नंबर कैसा है? रियल नंबर। ध्यान रखना हमेशा सारे के सारे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं थोड़ी सी कि एक नंबर लाइन है हमारे पास, ये -∞ है और ये +∞ है, और सेंटर में हमारे पास 0 है। ये -1, ये -2 और अप टू सो ऑन, ये 1 है और ये 2 है, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से काउंट होते हैं, कहाँ तक? +∞ तक। 1 से काउंट होते हैं कहाँ तक? +∞ तक।
ये नंबर कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से काउंट होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, होल नंबर। और ये जो टोटल नंबर है ये वाले, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ये नंबर कहलाते हैं हमारे सारे के सारे इंटीजर। क्या कहलाते हैं हमारे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये टोटल नंबर क्या कहलाते हैं हमारे, इंटीजर। अब इनके बीच में जो डेसिमल है, जो पॉइंट वाली नंबर होते हैं, जैसे 1.1, 1.2, ठीक है, वो नंबर हमारे डेसिमल या फ्रैक्शन में काउंट हो जाते हैं। ठीक है, या वो रेशनल में आ जाते हैं, इरेशनल में आ जाते हैं। ध्यान रखना, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। ध्यान रखना। फिर इसके बाद बात कर रहे थे हम अभी रियल नंबर की। किसकी बात कर रहे थे, रियल नंबर की। अब ये जो टोटल नंबर है, इस नंबर लाइन पे ये जो टोटल नंबर है, अगर हम इनका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और वो आंसर हमारे पास कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं, ठीक है, जितने भी नंबर हैं, अब वो हमें कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। अगर हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं और वो आंसर कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा हमारा, रियल नंबर कहलाएगा। आती है बात समझ में। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मैंने बताया था जैसे अभी कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। अब अगर हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर किया और बाई चांस आंसर कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तब उस नंबर की क्या कंडीशन हो सकती है, एक्सेप्शन होते हैं, मैंने बताया था। जैसा फॉर एग्जाम्पल एक एक्सेप्शन ले रहे हैं हम, एक अपवाद ले रहे हैं, जैसे कि √-2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमारे पास -2 मिलता, तब ये नंबर कैसा कहलाएगा, तब इस नंबर को हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या। क्या बोलेंगे हम, काल्पनिक संख्या। अगर हमारे पास कोई भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और वो नंबर हमें कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आती है। ये छोटा सा टॉपिक था हमारा 9th क्लास से 10th क्लास तक का, जो हमने पढ़ा था। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की। किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, यानी कि 11th क्लास में और प्लस में हम IIT और प्लस NDA वगैरह के टॉपिक के बारे में। और हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, हो सकता है क्या, ग्रेजुएशन में इसका एक सेपरेट बुक है BSc में कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो सेपरेट बुक भी है और एक सेपरेट यूनिट भी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज होता है BSc के अंदर। ठीक है, रिसर्च लेवल टॉपिक है ये, ध्यान से समझना है। कंसल्टेशन होनी चाहिए हमारी पूरी, ध्यान रखना हमारे हमेशा। कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो है हमारी कंसल्टेशन। अगर कंसल्टेशन है तो टॉपिक समझ में आएगा, अगर कंसल्टेशन नहीं है तो टॉपिक समझ में नहीं आने वाला। ध्यान रखना हमेशा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इंपॉर्टेंस पड़ी इसकी, क्या रीजन रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। ठीक है, इस समय पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। शांत रहिए, शांत, बोलना नहीं। तो बात किसकी कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या रही, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। कोई भी टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने आते हैं, हम पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें पैसा चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, करियर में कुछ ना कुछ करना है। सब चीज जो है कनेक्टेड होती है ना। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम पढ़ रहे हैं, अब तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जिस समय पर इसकी रिसर्च हुई थी, जिस समय पर इसकी खोज हुई थी, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, क्यों हुई थी, क्या रीजन था। उसका रीजन ये था, जब हमने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, द्विघात समीकरण, यानी कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या पढ़ा था हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते टाइम पर हमारे पास जो एक इक्वेशन आई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? बेसिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बट a क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। a क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी हमारे पास। तो इसके दो तरीके थे, एक तो फैक्टर थ्योरम, एक तुम्हारे पास था श्रीधराचार्य फॉर्मूला। दो तरीके थे, एक फैक्टर थ्योरम थी, एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला था इसे सोल्व करने के लिए। तो फैक्टर थ्योरम में तो हम केवल रूट निकालते थे, तो रूट निकालते टाइम पर वो आंसर कभी कभी पॉजिटिव आ जाता था, कभी कभी निगेटिव आ जाता था। लेकिन वहां पर भी जो मैथमेटिशियन थे सेटिस्फाई नहीं हुए कि ये जो रूट निकल रहे हैं, ये पॉजिटिव निकल रहे हैं, नेगेटिव निकल रहे हैं, इनका हमें और ज्यादा डीपली रिसर्च करना है और ज्यादा डीपली पढ़ना है, ठीक है। तो वहां पर ये सेटिस्फाई नहीं हुए थे। तो हमारे एक मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, तो श्रीधराचार्य ने अपना फॉर्मूला दिया था। तो फॉर्मूला देते टाइम पर उन्होंने साथ ही में एक्सप्लेन किया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी हमारे पास द्विघात समीकरण है, अगर हम उसके रूट निकालते हैं तो उसकी नेचर कैसी हो सकती है, प्रकृति कैसी हो सकती है। तो प्रकृति बताने के लिए उन्होंने डी लिया था 10th क्लास में। तो डी को 0 के इक्वल रखा था, डी को 0 से बड़ा रखा था, डी को 0 से छोटा रखा था, है ना। तब वहां पर ये हमारे पास 3 रिजल्ट निकल के आते थे 10th क्लास में जब हमने पढ़ा था। तो ये 3 रिजल्ट निकल के आते थे। तो वहां पे कंडीशन थी कि मूल जो रूट हैं वो इक्वल हो सकते हैं, है ना, वास्तविक हो सकते हैं, या डिफरेंस हो सकते हैं, या इमेजिनरी हो सकते हैं। तब उसका सीन क्या था 10th क्लास में? तो 10th क्लास में तो हमें यहाँ तक पढ़ाया गया था। तब उसका सीन ये था कि अगर कोई कंडीशन ऐसी बन जाए कि a की वैल्यू 1 हो और b की वैल्यू हमारे पास 0 बन जाए, a की वैल्यू 1 हो और b की वैल्यू 0 हो, तब हमारे पास कंडीशन जो बनेगी वो x² प्लस c इज इक्वल टू 0 बनेगी। ये जो लाइन निकल के आती है, जो इक्वेशन निकल के आती है, ये दिमाग घुमाने वाली थी उस टाइम पर। ये जो c था, c का क्या मीनिंग है? c का मीनिंग था कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ये आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता। तो उस टाइम पर ये जो टॉपिक था x² प्लस c इज इक्वल टू 0, ये टॉपिक माइंड घुमाने वाला था, दिमाग घुमाने वाला था कि हाँ भाई ये टॉपिक आ गया तो इसमें जो c है, जो कांस्टेंट है, हम जो x² इज इक्वल टू माइनस c हो जाता, तब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या हो, x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो, ठीक है। कोई भी x है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है? ये किसी ना किसी कर्व की इक्वेशन होती है, किसी ना किसी कर्व की इक्वेशन होती है। इक्वेशन का क्या मीनिंग है कि कर्व की लेंथ हो सकती है, विड्थ हो सकती है, एरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये किसी ना किसी कर्व की इक्वेशन है, हमें नहीं पता किसकी है। 10th क्लास में जब हमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ा था, तो उसमें एक लीनियर लाइन आए थे, लीनियर लाइन के पेयर आए थे, जैसे ट्रेन की पटरियां जो होती हैं, वहां पे जब हमने पढ़ा था तो किसी ना किसी कर्व की इक्वेशन होती है ना। अलजेब्रा में जो भी हम फंक्शन लिख रहे हैं, कोई भी टर्म लिख रहे हैं, तो वो किसी ना किसी कर्व की इक्वेशन होती है। तो ये भी किसी ना किसी कर्व की इक्वेशन है। तो किसी ना किसी कर्व की जब ये इक्वेशन है, तो अगर इस इक्वेशन में हमारे पास a बराबर 1 हो जाए, b बराबर 0 हो जाए, तब उसमें ये कंडीशन बनी थी x² प्लस c इज इक्वल टू 0। तब यहाँ पर समस्या क्रिएट हो रही थी कि x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो। तब वहां पर हमारे एक और मैथमेटिशियन थे हमारे ही देश के, तब उन्होंने बताया था कि x की कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि जिसका स्क्वायर करने पर हमारे पास -c प्राप्त हो, या -c की कोई अचर राशि मिले, या माइनस में कोई भी अचर राशि। मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो दरअसल वहां पे इक्वेशन जो थी वो ये थी कि x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू -2, इस टाइप से कोई इक्वेशन थी वहां पर।
लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से एग्जांपल लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो सकता है। सी मैंने कोई भी कांस्टेंट मान लिया, वो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, तब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तब उन्होंने बताया था कि एक्स की वैल्यू वो जिसका स्क्वायर करने पर आंसर कैसा मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि इमेजिनरी नंबर, अभी मैंने बताया था 10th क्लास में, है ना, इमेजिनरी नंबर कि अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, किसका, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो आंसर कैसा मिलता है, नेगेटिव मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अंडर रूट -2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो -2 मिलेगा। तब वहां पर जाकर इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ में आई थी कि इमेजिनरी नंबर का यूज हम कर सकते हैं अपनी मैथमेटिक्स, इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें इमेजिनरी नंबर का यूज करना पड़ेगा। तब जाकर हमने ये चीज समझी थी कि हमारे जो मैथमेटिशियन थे तब उन्होंने बताया था कि इन नंबर्स को भी हम यूज में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब टाइम पर जब हमारे इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब हमारे दूसरी कंट्री में, अदर कंट्री में एक मैथमेटिशियन थे, यूलर। कौन थे, यूलर थे। अब यूलर ने क्या काम किया, यूलर ने कहा कि भाई इसे लिखते लिखते तो हम परेशान हो जाएंगे, तो इसे कुछ ना कुछ नंबर दे दीजिए। इसमें जो सबसे समस्या जो क्रिएट हो रही है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 में जो समस्या क्रिएट हो रही है, ये -1 इंटू 2, ये -1 क्रिएट कर रहा है टोटल नंबर में। ये यहाँ पर भी जो था -1 इंटू सी था, तो ये जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये -1 क्रिएट कर रहा है। यूलर ने स्टेटमेंट दिया था कि भाई इस -1 को आप आयोटा से डिनोट कर दो। किससे डिनोट कर दो, आयोटा से डिनोट कर दो। यूलर ने ये बताया आयोटा का स्क्वायर कर दीजिए, वो उसकी वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी। आयोटा का स्क्वायर करने पर आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। तो यूलर ने ये स्टेटमेंट दिया था। अब दैट्स मीन इज दैट कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, यानी कि आयोटा की जो वैल्यू है वो अंडर रूट -1 है। अब ये जो आयोटा देख रहे हैं आप, कुछ समय बाद जब कंप्यूटर का यूज हो रहा था, तो कंप्यूटर में हम कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी वर्ड टाइप कर रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या था कि आयोटा का कोई फंक्शन नहीं था, वहां पर केवल फंक्शन था आई का। केवल वहां पर जो फंक्शन था वो आई का फंक्शन था। तो इसलिए आज हम इस आयोटा को इस आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आई जो है ये बताती है कि ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, एक काल्पनिक संख्या है। आती है बात समझ में। यानी कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर होते हैं वो होते हैं a प्लस आई बी की फॉर्म में। क्लियर है, a प्लस आई बी की फॉर्म में, यानी कि इसमें रियल पार्ट भी होता है और प्लस में इमेजिनरी पार्ट भी होता है। ठीक है, यानी कि रियल नंबर्स को और इमेजिनरी नंबर्स को जो मिलाकर बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। इज दैट क्लियर, बात समझ में आती है? तो ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो सिंपल सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि हाँ भाई ये नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि इसमें जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू अगर किसी भी कंडीशन में 1 हो जाए, बी की वैल्यू 0 हो जाए किसी कंडीशन में, तब हमारे पास जो इक्वेशन निकल कर आ रही थी एक्स स्क्वायर प्लस सी निकल कर आ रही थी, तब हमें इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ी थी। और तब ही से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर अस्तित्व में आया। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज तभी से हुआ। तो ध्यान रहे, टॉपिक, कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, आप जितनी बार पूछें उतना बेटर है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। जितना हो सकता है आप कंसंट्रेट करें, फोकस करें समझने पर। टॉपिक रटे नहीं, टॉपिक रटे नहीं, टॉपिक को समझें, केवल जितना हो सकता उतना समझें। ओके,
रटना नहीं है, कुछ भी समझना है और हमें लेके चलनी है बिल्कुल जड़, कि इसकी जरूरत क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या कारण है, क्या कारण रहा कि इस टॉपिक को हमें पढ़ना पड़ रहा है। कोई भी किताब है, अगर किताब में अगर ये लिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वे बी, तो ध्यान रखना अगर फॉर्मूला कोई भी है, तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भाई मैथमेटिक्स का यूज क्या है हमारी जिंदगी में, हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया, ये फॉर्मूला समथिंग। अगर मान लीजिए मैंने ये भी कह दिया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, कुछ भी अगर मैं कह रहा हूँ, कुछ भी अगर मैथमेटिकल लाइन में बोल रहा हूँ, उसका कहीं ना कहीं मीनिंग जरूर होता है, उसका कहीं ना कहीं यूज जरूर होता है। लाइफ में हमने फॉर्मूला, कई बार बहुत बच्चे ये कहते हैं कि हम a प्लस बी का होल, सीधा एग्जाम्पल ये देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हम पढ़ रहे हैं, तो उसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज है हमारी लाइफ में मैथमेटिक्स का। तो ध्यान रखना यूज हर किसी टॉपिक का है, कंसल्टेशन करनी है, हर चीज बताऊंगा धीरे धीरे, धीरे धीरे हर एक टॉपिक बताऊंगा, लेकिन कंसल्टेशन सीधी सामने होनी चाहिए, ज्यादा बात नहीं करनी, चीट नहीं करनी किसी से भी, और खासकर लेक्चर के टाइम पर तो बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना। ओके।